नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। चक्षुदर्शी के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गणेश प्रथम पूज्य हैं और उनके नाम से गणेश परिक्रमा भी बहुत चर्चित है। तो आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका गणेश जी से सीधा संबंध है। इस समय गणेश परिक्रमाएं शुरू हो गई हैं। हमारे जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है 9 सितंबर को, उसके लिए अब तलवारें खुलकर सामने आ गई, उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। चाहे वो किसी भी दल के प्रत्याशी हों। दो ही प्रत्याशी हैं, एक तो सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी हैं, वो हैं गवर्नर हमारे रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, और दूसरे प्रत्याशी विपक्ष के हैं। विपक्ष के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब हैं। तो मजे की बात यह है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को शुरू में तो सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर उठने लगा, उसे देख करके सरकार डर गई। और सबसे पहला हमला जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पे, आपको याद हो, मैं पहले भी 2 बार आपको बता चुका हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। और अमित शाह ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सलवा जुड़ुम नाम के एक संस्थान को, जो सरकारी संस्थान था जिसमें आदिवासियों को एसओपी स्पेशल पुलिस अफसर बनाया जाता था, उसको असंवैधानिक बता करके उस पर बैन लगाया। और इसकी वजह से देश में नक्सलवाद की समस्या समाप्त नहीं हो पाई, जो कि 2020 तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। मजे की बात है कि अमित शाह ने सोचा था कि उनके इस हमले के बाद जस्टिस रेड्डी का जो मॉरल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, पारा नीचे आ जाएगा और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी मुंह छुपाते फिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने अमित शाह के सारे आरोपों का जवाब दिया, जैसा कि आपको मैंने बताया, पहले भी बताया। उन्होंने कहा कि वो नक्सलवादी नहीं है, वो वामपंथी नहीं है, उन्होंने जो फैसला दिया वो उनका निजी फैसला नहीं था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, एक बेंच का फैसला था, और वो तो उदारवादी सोच के व्यक्ति है। अब जब जस्टिस रेड्डी ने गृह मंत्री के आरोपों का इतना खुला खुला जवाब दे दिया, तो सरकार का जो चैन है वो छिन गया। और फिर सरकार ने कांटे से कांटा निकालने की जुगत निकाली। और सबसे पहले आपको सुन के मजा आएगा कि सरकार ने जस्टिस रेड्डी के खिलाफ देश के पूर्व 56 न्यायाधीशों की एक अपील जारी करवा दी कि जस्टिस रेड्डी अपनी राजनीतिक झुकाव को छुपाने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की आड़ ले रहे हैं, और ये प्रथा अच्छी नहीं है। उन्होंने जिस संस्था में काम किया है उसका इस पर गलत असर पड़ेगा। और ये अपील जारी करने वालों में सबसे ऊपर कौन है? पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई साहब। दूसरे एक सज्जन है पूर्व सीजेआई सदाशिवम साहब। अब आपको रंजन गोगोई के बारे में तो सब मालूम है। रंजन गोगोई साहब सरकार से कितने उपकृत हैं, उन्होंने सरकार की कितनी मदद की, राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद सुलझाने में। पंचायत की फैसला तो नहीं दिया और विवाद सुलझ गया। बाद में सरकार ने उनको बाकायदा नजराना दिया, राज्यसभा का उनको सदस्य बनवा दिया, राष्ट्रपति से नॉमिनेट करा दिया। तो वो तो बेचारे मजबूर थे, उन्हें तो सरकार ने जैसा कहा वैसा उन्होंने एक अपील जारी कर दी। और लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस अपील के जवाब में दूसरे न्यायाधीशों की भी अपील आ जाएगी। दूसरे न्यायाधीशों ने भी, वो संख्या में हालांकि कम है लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, 18 न्यायाधीशों ने हमारे विपक्ष के पूर्व जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब हैं उनकी उम्मीदवारी का भी समर्थन किया है और उनके खिलाफ की जा रही बयानबाजी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने अपने साथियों के बयान पर कुछ नहीं कहा। 18 पूर्व न्यायाधीश जो हैं उन्होंने टारगेट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को, कि अमित शाह ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर जिस तरह का व्यक्तिगत हमला किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इन लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इसमें पुराने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उसमें कुरियन साहब हैं, मदन बी लोकुर साहब हैं और चेलमेश्वर साहब हैं। इनके साथ बाकी के लोग हैं। अब फहरिस्त लंबी है, मैं सबके नाम गिरा नहीं सकता और सबके नाम जानकर आप करेंगे भी क्या। आप तो ये जान लीजिए कि सरकार ने देश के न्यायिक जगत में भी 2 फाड़ कर दिया है।
न्यायिक जगत को भी दो हिस्सों में बांट दिया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अन्यथा एक प्रत्याशी प्रतिद्वंदी के खिलाफ बयानबाजी की क्या जरूरत थी? क्या ये चिट्ठियां जारी करवाने की, अपीलें जारी कराने की जरूरत थी? अब ये है कि नहले पर दहला पड़ रहा है। आपने 56 लोगों का बयान जारी कराया, तो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, उनके लिए लोगों ने अपने आप 18 पूर्व न्यायाधीशों ने बयान जारी कर दिया, और 18 पूर्व न्यायाधीशों ने नहीं किया, इसके अलावा देश के 125 से ज्यादा पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व IPS अधिकारियों, वकीलों, पत्रकारों, साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक साझा अपील जारी कर दी कि सुदर्शन रेड्डी साहब को विजयी बनाया जाए, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक स्वर्ण अवसर है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जैसा एक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद जैसे महत्वपूर्ण पद के उम्मीदवार के तौर पर भारत के सामने है। अब मुश्किल ये आ रही है कि सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि ये सुदर्शन रेड्डी का आखिर सामना करे तो कैसे करे। अमित शाह का बार खाली है, जो 56 पूर्व न्यायाधीशों की जो अपील जारी कराई गई उसका कोई असर नहीं हुआ, और उनके समर्थन में, जस्टिस रेड्डी के समर्थन में लगातार लोग बाहर आते चले जा रहे हैं। और जस्टिस रेड्डी साहब भी आप देखिए घर पे चुपचाप नहीं बैठे हैं, वो अपने चुनाव प्रचार पर निकल चुके हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। विपक्ष के सांसदों से तो उन्हें मिलना ही है, राज्यसभा सदस्य हों चाहे लोकसभा सदस्य हों, लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो NDA के सांसदों से भी समर्थन मांगने जाएंगे, मिले या ना मिले ये अलग की बात है। अब कोई एक पूर्व न्यायाधीश जिसका कि पूरा कैरियर आपके सामने खुली किताब की तरह हो, जिसने कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए रंजन गोगोई की तरह कोई फैसले नहीं लिखे हों, उस न्यायाधीश के पक्ष में कौन कहाँ खड़ा हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जो हमारा सत्ता पक्ष है उसकी यही चिंता है कि विपक्ष का जो प्रत्याशी है उपराष्ट्रपति पद का, वो इतना ज़्यादा चर्चित हो गया है, वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, इतना ज़्यादा विमर्श में आ गया है, जबकि उसके मुकाबले उनके जो प्रत्याशी हैं राज्यपाल महोदय CP राधाकृष्णन साहब, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उनके बारे में विपक्ष ने भी कोई चर्चा नहीं की। विपक्ष ने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया कि वो बड़े उद्योगपति हैं और कि वो बड़े शाखा मृग हैं कि संघी हैं। विपक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, और विपक्ष की यही चुप्पी जो है हमारी सरकार को साल रही है, परेशान कर रही है कि भाई विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा, विपक्ष अपने गति से अपने प्रत्याशी का प्रचार करने में लगा है। तो मेरे जहाँ तक अनुभव की बात है, मेरे याददाश्त में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सरकार ने न्यायिक जगत में भी खटाई पैदा कर दी है, दो फांक कर दिया है। आधे लोग इस पाले में खड़े हैं, आधे लोग इस पाले में खड़े हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में इसका न्यायिक जगत पर, न्यायिक जगत के चाल चरित्र चेहरे पर क्या दुष्परिणाम पड़ेगा, इसकी कल्पना सरकार ने नहीं की है। सरकार अपनी जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर विपक्ष ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी चुन लिया था, तो सरकार को उसका स्वागत करना चाहिए था, बजाय कि उन पर आरोपों की झड़ी लगा देना चाहिए थी। आरोपों की झड़ी भी किसी अरे गहरे से नहीं लगवाई गई, खुद मोर्चा संभाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। अब अमित शाह साहब तो न्यायपालिका से कितने जूझे हुए हैं उन्हें पता है। उन्होंने कहा भी है, और उन्होंने बड़े चिढ़ के कहा है कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले थे उन पे जमानत के प्रकरण में माननीय न्यायाधीशों ने 2 साल का समय लगा लिया। अरे भैया, इस देश में ऐसे सैकड़ों हजारों प्रकरण हैं जिनमें लोगों को 10-10 साल तक जमानत नहीं मिली। तो आप अपने पे आन पड़ी तो क्यों रो रहे हैं? और फिर चूंकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं, तो आपको विपक्ष जितने भी न्यायाधीश हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ या आपके खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ फैसले दिए, वो आपको सब खलनायक लगने लगे। अचानक न्यायाधीश खलनायक हो गए। तो देखिए, इससे काम चलना नहीं है। ये चुनाव अब बहुत रोचक मोड़ पर आ गया है, और आने वाले हर दिन में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में नए रंग आपको देखने को मिलेंगे।
क्योंकि समर्थन का जो हवा है वो विपक्ष के साथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। 56 पूर्व न्यायाधीशों ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जहर उगला, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी समझ में नहीं आता। यह देश के सांसद जो इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदाता होंगे, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, क्या इन 56 पूर्व न्यायाधीशों की बात से प्रभावित हो जाएंगे? मुझे लगता नहीं होंगे। वो प्रभावित किससे होंगे? उन 18 पूर्व न्यायाधीशों की बात से जो इन 56 के खिलाफ बोले हैं। वो प्रभावित होंगे उन 125 लोगों की बात से जो राजनीति से दूर हो गए हैं, पूर्व हो गए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे पूर्व IPS अधिकारी हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे लेखक हों, चाहे साहित्यकार हों। ये सब लोग क्या बात है कि CP राधाकृष्णन के साथ खड़े नहीं हुए। CP राधाकृष्णन सरकारी पक्ष के प्रत्याशी हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि ये अपीलें उनके समर्थन में आती, लेकिन ये सारी अपीलें आई हैं विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि जीत हार का फैसला तो होगा, तब होगा। 9 सितंबर अभी दूर है, लेकिन 9 सितंबर तक ये चुनाव सरकार को इतनी मुश्किलों में डाल देगा कि जहाँ से निकलने के रास्ते, तमाम सारे रास्ते आसानी से खुलेंगे नहीं। क्योंकि सरकार ने पहली गलती ये कर दी कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर व्यक्तिगत हमला किया। अगर विपक्ष के प्रत्याशी के बारे में कोई हमला करना भी था तो दूसरे ढंग से किया जा सकता था, लेकिन व्यक्तिगत निशाना बना के उनको आपने वामपंथी कह दिया, उनको आपने नक्सली कह दिया, तो बात लोगों के गले उतर नहीं रही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जिस शांत भाव से, जिस बहुत सहजता से अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सरकार के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, उसे देखते हुए मुमकिन है कि बहुत से सांसदों की आत्मा जाग जाए, वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन लें। मन की बात तो टीवी पर, रेडियो पर सुनी जाती है, लेकिन आत्मा की आवाज़ आत्मा आपको ही सुनाई देती है, और आत्मा की आवाज़ सुनना बड़ा आसान काम नहीं है। मैं नहीं मानता कि जो सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है उसके लिए चुनाव जीतना कोई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किलें पैदा हो रही हैं और हर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने देखा कि जिस ढंग से तलवारें खिंची हैं, म्यान से बाहर आई हैं, अभी पूर्व न्यायाधीश आए हैं, अभी बुद्धिजीवी सामने आए हैं, आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। और जस्टिस रेड्डी इतने हल्के प्रत्याशी नहीं हैं जितना कि उनको बांधकर चला गया था। जस्टिस रेड्डी का वजन दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो हारें या जीतें, इससे देश की राजनीति पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सरकार के भविष्य पर असर ज़रूर पड़ सकता है। और हमें यही असर देखने के लिए 9 सितंबर तक हर दिन होने वाले जो परिवर्तन हैं उन पर नज़र रखनी होगी। आप भी नज़र रखिए, क्योंकि अब गणेश जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। गणेश जी भी नज़र रखेंगे कि वही देश में हो क्या रहा है, और फिर गणेश जी की कृपा जिस पे हो जाए वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा, वो धनखड़ साहब का उत्तराधिकारी बन जाएगा। धनखड़ साहब तो इस्तीफा दे के गए तो ऐसे गए कि दिख ही नहीं रहे। अब अखबारों में थोड़ा बड़ा छपने लगा है कि वो घर पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो अपने मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, वो बिल्डर बन गए हैं, वगैरह वगैरह। वो अलग विषय है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज तो बात यह है कि एक जस्टिस के प्रत्याशी बनने के बाद इस देश की सरकार ने, इस देश के सत्तारूढ़ दल ने न्यायिक जगत को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग जस्टिस रेड्डी के खिलाफ हैं तो कुछ लोग जस्टिस रेड्डी के पक्ष में हैं, और ये जो विभाजन है न्यायिक जगत का, ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए था, इससे बचा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बचा जा सका। जो होना था वो हुआ। अब आप देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, प्रतिक्रियाएं लिखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करें तो सोने में सुहागा। सोने में सुहागा इसलिए कि अभी